अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, एक बार फिर आपका खैर मकदम है हमारे YouTube चैनल हुसैनी पब्लिक स्कूल के नाम से जो चलाई जा रही है आपके क्लासेस के लिए। मैं रूफ सर आपका एक और क्लास लेकर क्लास 8th के बच्चों के लिए जो हमारा सिविक्स का रह गया था, अंडरस्टैंडिंग आवर क्रिमिनल जस्टिस जो सिस्टम है हमारा, जो हमारा एक निज़ाम है, उसी के बारे में हमें पढ़ना है आज कि ये सिस्टम कैसा है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम देखेंगे कि इसमें 4 बड़े जो किरदार हैं जिनके बारे में हमें जानना ज़रूरी है, जो इस सिस्टम में बहुत ही अहम रोल अदा करते हैं, उन्हीं के बारे में आज हम इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हमें यही देखना है कि पुलिस का क्या रोल होता है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या होता है, डिफेंस लॉयर क्या होता है, और लास्ट में जज का कौन सा काम होता है। जहाँ पे भी हम जब ये चीज़ देखते हैं, कहीं पे जब कोई वायलेंस हो जाती है, कहीं पे कोई हादसा हो जाता है, कहीं पे कुछ भी हो जाती है, चोरी हो जाती है, तो इमीडिएटली हमारे दिमाग में जो सबसे पहले जिस इदारे का नाम आ जाता है वो है पुलिस का, कि हम जल्द से जल्द पुलिस को इन्फॉर्म करें कि कहीं पे कोई क्राइम हुआ है, ताकि वो आके उस चीज को देखे, इसको रिपोर्ट करे, इसके बारे में तहकीकात करे, कि फिर इसके बाद इसका जो दूसरा हिस्सा होता है कि वो यहाँ पे आके इस चीज को देखे। कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक क्या है कि जो भी क्राइम होता है उसका लास्ट में एक फेयर ट्रायल होना चाहिए, उसकी एक तहकीकात होनी चाहिए, ताकि ये बात पता चले कि सच में कहीं पे जो क्राइम हुआ है कि सही में जो गिल्टी है उसको सही में सजा मिले, कहीं वो गिल्टी जो हमारे आंखों में गुनाहगार है शायद वो बेगुनाह ना हो। तो ये सारी चीजें हम इंशाल्लाह इस लेसन में पढ़ेंगे। इस लेसन को पढ़ने से पहले हम क्या देखते हैं, एक स्टोरी जो आपकी बुक में लिखी हुई है, वो जो शांति नाम की जो लड़की होती है, वो किसी घर में जो मिस्टर शिंदे होते हैं और जो उसकी बीवी होती है उसके घर में वो काम कर रही होती है। एक दिन यानी 2-3 साल से वो बराबर वहां पे काम कर रही होती है। एक दिन क्या हो जाता है कि उनकी जो एक गोल्डन चेन होती है वो गायब हो जाती है। तो उसके घर उस घर में जो उसके मालिक होते हैं वो सीधे शांति पे शक करते हैं और उसकी चीजों को देखने की कोशिश करते हैं कि इसके पास क्या है। तो बाय चांस उसको वहां जो उनकी चीजें जो होती है, उनका जो एक ट्रक होता है उसमें से उसको 10,000 रुपए एक लिफाफे में बंद मिलते हैं। तो इस बात से इनको पता चलता है कि शायद इसी ने ये चेन ली और कहीं पे बेच दी और ये पैसे यहाँ पे रखे हैं। फिर जब उसके साथ उससे पूछा जाता है कि आपने ये पैसे कहाँ से लाए, तो वो बोल देती है कि मैंने और जो इसका भाई होता है दोनों ने बहुत मेहनत मशक्कत की होती है, ताकि वो इस पैसे को वो थोड़ा थोड़ा करके उन्होंने जमा किया होता है, ताकि जब वो गाँव में वापस चले जाए वहां पे एक बेल खरीदे और जो उनकी जमीन वगैरह है उसमें वो काम करे। लेकिन जो मिस्टर शिंदे होते हैं वो पुलिस के पास चले जाते हैं और सब इंस्पेक्टर को साथ लेके आते हैं और उस जो शांति होती है उसको गिरफ्तार कर दिया जाता है। फिर उसको 1 महीने तक उसको जेल में रखा जाता है। फिर लास्ट में पता चलता है कि कुछ जो गांव में जो कुछ लोग थे जो अभी छोटे ही थे, कुछ जवान लोग जो थे वो इस चोरी में मुलविस है। उसके बाद ये पता चलता है तो उसको लास्ट में जस्टिस मिलता है। लेकिन जब वो उसे कहा जाता है कि आप अपने लिए वकील करें ताकि आप अपना केस लड़ सके, उसके पास इतने पैसे नहीं होते। तो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो है आर्टिकल 39A में लिखा हुआ है कि कोई भी शख्स अगर वो किसी गरीबी की वजह से, पैसे ना होने की वजह से या डिसेबिलिटी की वजह से अगर उसके पास पैसा ना हो, तो वो ये जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ये जिम्मेदारी है गवर्नमेंट की कि वो उसको लॉयर प्रोवाइड करे ताकि वो उसका केस लड़ सके। तो सबसे पहले जो है रोल जो है वो पुलिस का होता है। पुलिस का सबसे बड़ा काम क्या होता है कि वो इन्वेस्टिगेशन करे, जहां पे भी कहीं कोई क्राइम हुआ है उस क्राइम की इन्वेस्टिगेशन वो करे। और साथ साथ दूसरा जो भी इन्वेस्टिगेशन की जाती है उसके मुताबिक जो पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन करता है उसके मुताबिक एक ओपिनियन कायम की जाती है, राय दी जाती है। अगर पुलिस को क्या करना होता है कि उसको जो एविडेंसेस होते हैं, जो वहां पे सबूत होते हैं, उन सबको जमा करना होता है। और साथ साथ इसको क्या करना होता है, कानून के मुताबिक ये लिखा हुआ होता है कि सुप्रीम कोर्ट में ये कानून एक मरतब किया है, तरतीब दिया है, उनकी गाइडलाइंस है कि अगर इसको वहां पे जाना है, वहां जो पुलिस जो वहां पे पहुंच जाती है तो वो इस इंसान को डिटेन कर सकती है, उसको गिरफ्तार कर सकती है, इंट्रोगेशन कर सकती है, यानी पूछ सकती है। लेकिन ये सब करने के लिए इसके पास कुछ
जो कवानीन है, जो कुछ रूल्स रेगुलेशन है, उनको फॉलो करना है। पहले एक चीज, जब भी पुलिस किसी को गिरफ्तार करने के लिए चली जाएगी तो उस पुलिस ऑफिसर के पास एक खास यानी कि एक क्लियर और एक्यूरेट आइडेंटिफिकेशन उस पुलिस ऑफिसर की होनी चाहिए। उसका नेम टैग लगा होना चाहिए, यानी उसकी डेजिग्नेशन क्या है, उसका ओहदा क्या है और वो कहाँ से आया है, वो सब कुछ विजिबल होना चाहिए। और साथ साथ जिस वक्त भी जिस आदमी को गिरफ्तार किया जाएगा उस आदमी को उस वक्त ये बताना जरूरी है कि आपको किस जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। और तीसरी चीज वो है कि जिस वक्त उसको गिरफ्तार किया जाए उस वक्त एक मेमो, एक रिसिप्ट देना होता है कि आपको गिरफ्तार कर दिया जाता है। और साथ साथ चौथी जो फोर्थ मेन इंपॉर्टेंट थिंग इसमें है वो ये है कि उस वक्त किसी न किसी रिलेटिव को, जो उसका रिश्तेदार हो, तो उसको उनको इन्फॉर्म करे कि हम इसको गिरफ्तार करके ले जा रहे हैं, और उसका सिग्नेचर भी जरूरी है, आई विटनेस होना चाहिए। इन केस अगर वहां पे उसका कोई रिलेटिव ना हो तो आर्टिकल 22 के मुताबिक ये बताया गया है कि इसको क्या करना है, जो उसका रिलेटिव अगर वो कहीं दूर है तो उसको इन्फॉर्म करें विद इन 8 और 10 आवर्स, उसको इन्फॉर्म करें कि आपका जो रिलेटिव है वो किस थाने में है, कहाँ पे है, उसको वो बताना जरूरी है। इसके साथ साथ आर्टिकल 22 में कॉन्स्टिट्यूशन में ये बताया गया कुछ इसके जो गिरफ्तार किया गया हो उसके कुछ राइट्स होते हैं। उन राइट्स में सबसे पहले जो है कि एक इंसान को इन्फॉर्म किया जाए आपको किस लिए अरेस्ट किया जाता है। दूसरी चीज कि विद इन 24 आवर्स किसी भी गिरफ्तार शुदा आदमी को कोर्ट के सामने पेश करना जरूरी है। पुलिस कस्टडी में पुलिस उसको ना तो टॉर्चर कर सकती है, ना इल ट्रीट कर सकती है, ना कुछ ऐसा कर सकती है। हाँ, एक बात यहाँ पे है, अगर कोई मीन्स की जिसने कोई गिल्टी है, जो 15 ईयर से कम उसकी एज है, उसको पुलिस स्टेशन में नहीं लाया जा सकता है, उसको पुलिस में यानी पुलिस उसको गिरफ्तार नहीं कर सकते, उसके लिए एक अलग सा इदारा है। और साथ साथ अगर कोई वुमेन है, उसने भी क्राइम किया है, फॉर क्वेश्चनिंग उसको भी पुलिस स्टेशन में नहीं लाया जा सकता है, यानी उसको भी वहां पे क्वेश्चनिंग के लिए, एक औरत को क्वेश्चनिंग के लिए, एक लेडी को क्वेश्चनिंग के लिए पुलिस स्टेशन में नहीं लाया जा सकता है। तो इसके यदि ये चीज है, पुलिस को एक और काम करना है, दैट इज FIR, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, वहां पे इसको दिखानी है, उसमें लिखना है कि इसने कौन सा क्राइम किया है और जो ऑफिसर वहां पे था, कौन ऑफिसर वहां पे था, वो सारी इंफॉर्मेशन उसको लिखनी है। और FIR की एक कॉपी जो फ्री में एक जो क्राइम जिसने किया है, जो मुलजिम हो, उसको भी देनी जरूरी है। FIR में ये ऑर्डर्स लिखे हुए होने चाहिए, यानी ये सब कुछ लिखा होना चाहिए किस जुर्म में इसको गिरफ्तार किया जाता है, यानी ये सारी चीजें पुलिस को पहले ही जो है उसको इन चीजों का ख्याल रखना है। उसके बाद जो दूसरा आ जाता है वो है पब्लिक प्रोसिक्यूटर, यानी जो अवाम की तरफ से, जो गवर्नमेंट की तरफ से ये केस लड़ता है। उसमें क्या है कि इससे पहले भी हमने शायद इसी बुक में एक स्टोरी पढ़ी थी कि सुधा नाम की एक जो लड़की होती है उसको मार दिया जाता है क्योंकि वो डावरी नहीं ला सकी। तो उस वक्त क्या किया गवर्नमेंट ने, उसकी तरफ यानी कि सुधा की तरफ से, जो उसके घर वाले थे वो इस हालत में नहीं थे कि वो केस लड़ सकते थे, तो उस वक्त गवर्नमेंट ने उनकी तरफ से ये केस लड़ा। उस केस में क्या था कि ये केस फिर क्या बन गया, ये स्टेट वर्सेस जो ऑफेंडर था, जो गुनहगार था, उसके खिलाफ ये केस था। यानी कभी कभी ये लगता है कि एक आदमी जो कोई क्राइम करता है, उसने सिर्फ एक आदमी के खिलाफ क्राइम नहीं किया होता है बल्कि पूरी सोसाइटी के खिलाफ किया हुआ होता है। ऐसे हालात में स्टेट खुद इस केस को अपने हाथ में लेकर उस पे खुद कार्रवाई करती है, जिसकी मिसाल जो हमने पढ़ा है कि सुधा जो एक लड़की थी उसको मार दिया जाता है, उसको जलाया जाता है क्योंकि वो डावरी नहीं दे पाई थी। तो उस वक्त कानून बनाया गया कि आइंदा अगर ऐसे कोई हालात हुए तो उसमें उसको सजा दे दिया जाए। यानी पब्लिक प्रोसिक्यूटर का काम होता है कि वो इसको देखे कि जो उसने काम किया है कहीं वो सारी समाज के खिलाफ कोई नासूर ना बन जाए। इसके बाद जो आ जाता है वो डिफेंस लॉयर। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, आर्टिकल 21 में ये लिखा हुआ है कि हर एक जो भी कोई क्रिमिनल है उसको भी हक दिया गया है कि वो अपने आप को डिफेंड करे, वो डिफेंस लॉयर कहलाता है। यानी जो भी उसने क्राइम किया होता है उस क्राइम के बारे में अगर उसकी कोई राय हो तो वो बता सकता है। तो इस तरह वो क्या कर सकता है, वो उस क्राइम जो जिसने भी किया हुआ होता है तो वो क्या कर सकता है, वो अपनी डिफेंड में अपना एक लॉयर रख सकता है।
इसके बाद जो है लास्ट में आ जाता है वो जज होता है। जज को क्या करना होता है, वो सारे एविडेंसेस को देखता है, विटनेस जो होते हैं उनकी भी बात सुनता है, और सब लोगों की राय सुनने के बाद, सब लोगों की जो एविडेंसेस होते हैं इन चीजों को सुनने के बाद वो एक फैसला दे देता है वो किसके हक में हो, यानी कौन मुलजिम है। अगर सच में किसी ने गुनाह किया तो उसको सजा मिल जाएगी, अगर नहीं किया है तो उसको आजाद कर दिया जाएगा। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि एक फेयर ट्रायल होनी चाहिए। फेयर ट्रायल मतलब एक आजादाना तहकीकात होनी चाहिए। आर्टिकल 21 के मुताबिक जो कॉन्स्टिट्यूशन में है गारंटी देता है एक इंसान की आजादी को, कि सिर्फ उसकी आजादी को उस वक्त खत्म या कम किया जा सकता है कि जब उसको लगे कि ये जो है इसकी वजह से सारी सोसाइटी को खतरा है। तो इस तरह क्या है कि एक फेयर ट्रायल जरूरी होनी चाहिए, ताकि इस जो गुनहगार है इसको भी सही में लगे कि जो उसने गुनाह किया उसकी इसको सजा मिली। तो लास्ट में हम इस बात को, जो शांति का केस था, शांति जो थी वो इस काबिल नहीं थी कि वो अपने लिए एक कानून या अपने लिए एक लॉयर रख सकती, तो गवर्नमेंट ने उसके लिए जो लॉयर है यानी एक फैसिलिटी रखी है हर एक उस इंसान के लिए कि जिसके पास कोई ये नहीं है, कोई जरिया नहीं है कि वो अपने लिए कोई प्राइवेट लॉयर रख सके, तो गवर्नमेंट उसके लिए प्रोवाइड करती है ताकि उसको सही सही जो है उसको जस्टिस मिल जाए। तो इस तरह जो है जो ये हमारा जो टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग आवर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है, इसमें हमें इन 4 इदारों पे, इन 4 लोगों पे या इन 4 इंस्टीट्यूशंस पे हमें ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना है कि यही इसमें मेन है कि जिनके इर्द गिर्द ये सारा मसला घूमता है। तो इस तरह हमारा ये जो लेसन है आज खत्म हो गया। इंशाल्लाह हम एक और लेसन लेकर जल्द आपके साथ होंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज।